नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग 1 दिसंबर न्यू मंथ हमारा स्टार्ट हुआ है और उस न्यू मंथ के करंट अफेयर्स को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम फटाफट से देख लेते हैं आर्टिकल्स और इस लेक्चर के एंड में मैं आपको क्विज के क्वेश्चंस भी कराऊंगी, सो सब लोग क्विज के क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहें। सबसे पहला हमारा करंट अफेयर है पहाड़ी कम्युनिटी, डोमेस्टिक वायलेंस, हमारी स्टेट फाइनेंस कमीशन, सरस 3 रेडियो टेलीस्कोपी, सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइट टेक्नोलॉजी एंड रिहैब प्रोजेक्ट के ऊपर। सबसे पहला है हमारा पहाड़ी कम्युनिटी। अभी रिसेंटली जो है वो एक मार्चिंग हुई है यहाँ पर, जिसके अंदर पहाड़ी कम्युनिटी जो है उनको यहाँ पर प्रिवेंशन देने की बात की गई है। ठीक है, पहाड़ी पीपल सेफ ट्राइबल्स मार्च जो है यहाँ पर वो स्टार्ट करी गई है, जिसमें ट्राइबल पीपल को जो है वो सेव करने की बात की गई है कि जो ट्राइबल पीपल हैं भारत में उनको हमें सेव करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनके लैंड को यहाँ पर प्रोटेक्शन देनी है। ठीक है, तो उसके लिए ये वाली जो है वो एक चीज स्टार्ट की गई है, सेव ट्राइबल मार्च। गुज्जर और बकरवाल एक्टिविस्ट ने जिनको पहाड़ी, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिस्ट में पहाड़ीज जो है वो यहाँ पर इंक्लूड की जा रही है उसके लिए। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल जो रीजन के लोग हैं वो यहाँ पर ये इसमें आए हैं कि जो पहाड़ी लोग एसटी में आ गए तो उसकी वजह से जो गुज्जर बकरवाल के रीजन है लोग हैं उनको एजुकेशन और जॉब में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या है यहाँ पर ये जो है पहाड़ी जो है वो अगर इंक्लूड हो गए तो जो पुराने एसटीज हैं उनको यहाँ पर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो गुज्जर बकरवाल जो रीजन है वो यहाँ पर इस चीज के लेकर के प्रॉब्लम है। अनंतनाग में इन्होंने यहाँ पर एक पूरी मार्च भी करी है। ये काफी ज्यादा जो है अभी रिसेंटली ट्राइबल बचाओ के नाम से यहाँ पर 500 किलोमीटर की जो है वो मार्च यहाँ पर कर रहे हैं। उनको ये इशू है यहाँ पर कि अगर इस तरीके की चीजें हो गई तो ये बहुत प्रॉब्लम करेगा। ये इनकी मूवमेंट का नाम है ट्राइबल बचाओ मूवमेंट। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर नए ग्रुप आने शुरू हो जाएंगे तो जो उनकी पुरानी पहचान है वो यहाँ पर खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और कश्मीर में इस समय बहुत ठंड पड़ रही है और उस समय यहाँ पर ये सब चीजें हो रही हैं, जिसमें वो कुपवारा से लेकर कठुआ तक पूरे रीजन में मार्च यहाँ पर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अभी एसटी के स्टेटस के अंदर जो मैं आपको इसका पूरा समझा देती हूँ, जो गुज्जर बकरवाल है, गुज्जर बकरवाल को 10% रिजर्वेशन यहाँ पर कोटा मिलता है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो ये सोच रही है कि जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल हैं या फिर जो गद्दा ब्राह्मण्स हैं उनको भी यहाँ पर एसटी में डाल देना चाहिए। ठीक है, तो ये इसी के लिए प्रॉब्लम आनी यहाँ पर शुरू हुई है। ठीक है, सो ये है पूरा इसका रीजन गुज्जर बकरवाल का। तो यहाँ पर जो ये हमारी ये सब जो डाली जाती है ये यहाँ पर जो है नेशनल कमीशन फॉर एसटी, जो कि 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत बनाई गई थी। आर्टिकल 338 ए में इसको लिखा गया है। ये जो है यहाँ पर ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है जम्मू कश्मीर की। ठीक है, ये जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं हिंदू और मुस्लिम के। ठीक है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो पहाड़ी कम्युनिटी के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये लोग जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों है, और इसमें जो है वो वहीं पर रहने वाले लोग हैं ये वाले, जो कि कहाँ सबसे ज्यादा मिलते हैं, झेलम और चेनाब नदियां जो है पूंछ और राजौरी एरिया जम्मू का, उस एरिया में सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो पहाड़ी कम्युनिटी जो है ये आप याद रखेंगे, पहाड़ी कम्युनिटी अभी न्यूज में है, जम्मू कश्मीर की न्यूज में है। ठीक है, झेलम और चेनाब के रीजन में रहने वाले तो पहाड़ी पीपल कश्मीर में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, जिनकी अपनी डिफरेंट एक लैंग्वेज है। ठीक है, इनको जो है एसटी कम्युनिटी की लिस्ट में यहाँ पर डाला जा रहा है, उसी का ये पूरा है यहाँ पर। ठीक है,
ऐसा नहीं सिर्फ पहाड़ी, इसमें कोली, गद्दा, ब्राह्मण, इनको भी ऐड किया जा रहा है, बट ये बेसिक रीजन है, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में सब लोग जानते हैं ना, कौन सा आर्टिकल है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का? आर्टिकल 342, जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी स्टेट में वहां के गवर्नर से पूछ करके कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे सकते हैं। आप लोगों को पता है ना कि यहाँ पर ऐसे शेड्यूल्ड ट्राइब में एक और ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसको हम पीवीटीजी कहते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अभी खत्म होने की कगार पे पहुंच गई है, वो लोग भी हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, इस वाले पूरे लेक्चर से आपका ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जो बनेंगे ना, वो प्रीलिम्स के लिए बनेंगे। इसके लिए आपका मेंस का सवाल कम बनेगा, तो प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में या फिर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डोमेस्टिक वायलेंस। अब आप लोगों ने सबने यहाँ पर सुना है ये वाली जो वायलेंस हुई है, आप लोगों ने सबने श्रद्धा और आफताब पूनावाला का केस सुना है, दिल्ली में जो हुआ है। उसके तहत यहाँ पर जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं उसके ऊपर नजर यहाँ पर जा रही है कि हमारे इंडिया में जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो किस तरीके से यहाँ पर अपनी जो है इसने एक रूप चेंज किया है। सो डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंस यहाँ पर हुआ है, बढ़ते जा रही है ये इंसिडेंट्स। ये एक तरीके से ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्यों बढ़ रहे हैं, आपने इसका यहाँ पर एक समझाना है। मैं आपको समझाऊंगी कि आपने आंसर कैसे लिखना है, पहले हम ये समझते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जो कि पनिशेबल है क्योंकि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, डेटा आया है उसके हिसाब से भी ये चीज बोली गई है कि इस तरीके से जो विमेन है उनको ये चीजें देखने को मिलती हैं हमेशा ही अपनी एज में। 18 से 49 ईयर्स में 32% जो है फीमेल ने यहाँ पर अपने हस्बैंड द्वारा किसी न किसी तरीके का जो एक वायलेंस है, वो हिंसा, वो बर्दाश्त की ही है। और ज्यादातर जो शहरी महिलाओं की तुलना में जो ग्रामीण महिलाएं होती है ना, उनके साथ ये चीज ज्यादा होती है। इसके लिए सरकार ने जो है एक एक्ट भी पास किया था 2005 में, जिसमें वो फीमेल को राइट देती है कि अगर इस तरीके का कुछ भी होता है उनके साथ तो उसके लिए उनको राइट मिलता है यहाँ पर। सेक्शन 3 यहाँ पर कहता भी है कि जो पूरी जो भी एक व्यक्ति है उसकी स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, भलाई, हर एक में यहाँ पर जो एक डोमेस्टिक वायलेंस है वो हर तरीके से इंक्लूड की गई है इसके अंदर। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया है कि फिजिकली, सेक्सुअली, वर्बली, इकोनॉमिकली, शारीरिक, यौन, मौखिक और आर्थिक किसी भी तरीके का शोषण जो है वो एक शोषण कहलाएगा। चाहे आपकी बॉडी को वहां पर तकलीफ दी जा रही हो, आपको आपकी जान को खतरा हो, आपकी हेल्थ को खतरा हो, या फिर आपको किसी भी तरीके का सेक्सुअल एब्यूज किया जा रहा है, यौन शोषण किया जा रहा है, या इस तरीके का कोई भी शोषण है, ठीक है। इकोनॉमिकली भी, आर्थिक तरीके से भी कोई दुरुपयोग किया जा रहा है, इस हर प्रकार की जो शोषण है वो इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जो महिलाएं जिनके साथ ऐसा होता है, हर महिला जाती नहीं है पुलिस के पास, ठीक है। हर महिला ये नहीं करती, क्योंकि पता है इसके रीजन क्या है? इसका रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है पेट्रियार्कल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज। हमारी जो सोसाइटी है ना वो हमेशा से किसकी तरफ रही है? उन्होंने वुमेन को ना एक ऑब्जेक्ट की तरह रख करके हमेशा वुमेन को एक लो स्टेटस दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा ये दिखाया कि भाई जो वुमेन की बॉडी है, वुमेन का जो जितना भी उसकी जीवन के जो भी फ्रीडम है वो सब पे किसका अधिकार है? वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक मेल का अधिकार है। तो ये सारी चीजें जो दिखाई जाती है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। डर जो होता है रिपोर्ट कराने में, जो डर होता है, ऐसा लगता है कि भाई अगर कोई रिपोर्ट कराएंगे तो उसमें शर्म और बेइज्जती होगी। साथ ही साथ जो एक महिला होती है वो आर्थिक तौर पर अपने जो है वो पति पे निर्भर होती है, ठीक है। और वो महिलाओं से ही ये जो है वो एक उपेक्षा की जाती है कि वो हमेशा परिवार की जरूरत सिर्फ महिला नहीं समझ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें होती है ना वो एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं होता कि भाई उनको कोई वित्तीय सहायता मिले यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजों की वजह से जो महिला है ना वो उतना ज्यादा यहाँ पर जो है वो आगे बढ़ चढ़ के आती नहीं, ठीक है। सपोर्ट नहीं मिल पाता है उतने ज्यादा, कई कई फीमेल को तो इसके बारे में इतना पता भी नहीं है, ठीक है। और जिनको पता है वो उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो एक वुमेन जो है ना उसको एक ये दिखाया ही जाता है कि वो यहाँ पर अभी कम ही है, फीमेल जो है वो कम ही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना डोमेस्टिक वायलेंस वो ये है।
आपसे इसका क्वेश्चन आता है जीएस पेपर 2 के हिसाब से, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर जो है डोमेस्टिक वायलेंस का मीनिंग समझाएंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, जिसमें एक मैरिज के अंदर या फिर एक पार्टनर से ही किसी भी तरीके का हर्ट होना, ठीक है, वायलेंस होना। वायलेंस किसी भी प्रकार की हो सकती है, हर्ट होना, हिंसा का होना, वायलेंस का होना, ठीक है। साथ ही साथ इसमें किसी भी तरीके की जो है वो एक्सप्लॉइटेशन होना, शोषण होना किसी भी प्रकार से। फिर आप यहाँ पे ये बताएंगे कि इस पूरे स्टेटस में अभी आज का स्टेटस क्या चल रहा है। आप आज का स्टेटस बताएंगे, जो मैंने आपको 2-4 फैक्ट्स बताए वो आप लिखेंगे इसके अंदर। फिर आप बताएंगे कि आजकल के समय में उतना ज्यादा क्यों नहीं बढ़ के आ रहे हैं लोग, क्योंकि जो ज्यादातर महिलाएं होती है ना, वो ये कहती हैं कि यार चुप ही रहो, कोई बात नहीं, सहते रहो, इसको इसको मत करो। यहाँ पर क्या होगा कि अगर उन्होंने कुछ यहाँ पर कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर अगर हो सकता है कि उनके जो हस्बैंड है वो फ्यूचर में जाके ठीक हो जाए, ऐसा, मतलब वो इस तरह की चीजें सोचती हैं, ठीक है। तो इनके साथ ये प्रॉब्लम होने की वजह से ये एक सबसे बड़ा इशू है। तो आप इसको ये समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। समझ गए सब लोग इस चीज को? इस तरीके से आपने अपना आंसर प्रिपेयर करना है और समझाना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड आर्टिकल की तरफ। थर्ड आर्टिकल हमारा कहता है स्टेट फाइनेंस कमीशन के ऊपर। ये आर्टिकल मैंने यहाँ पर क्यों चूज किया है, क्योंकि ये स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है, ये प्रेजेंटली हुआ क्या है कि 2 दिन की इनकी अभी स्टेट फाइनेंस कमीशन की यहाँ पर अभी मीटिंग हुई है हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पर? तेलंगाना, ठीक है। तो इस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ है स्टेट फाइनेंस कमीशन के ऊपर। मैं यहाँ पर ये समझा देती हूँ आपको कि स्टेट फाइनेंस कमीशन एक्चुअली में है क्या। स्टेट फाइनेंस कमीशन यहाँ पर किस तरीके से काम करती है, या इसका यहाँ पर रोल क्या है, क्या इनका खास बात है, वो अब हम पढ़ लेते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है, पहली बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी भी नहीं। कब आई है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत, जब पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली। तो उसी समय जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो पंचायत के आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, उसी में बीच में है आर्टिकल 243 आई। उसमें ही क्या लिखा गया है कि एक स्टेट का जो गवर्नर होगा वो यहाँ पर इसको बनाएगा, जो क्या काम करेगी। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर आपको लिख करके एक बार यहाँ पे समझाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर आपको लिख के समझा रही हूँ, जो खाली स्पेस है इधर। देखो भाई, जैसे कि फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल नंबर 280 में, जिसका काम क्या है, हमारी सरकार में जो सेंटर और स्टेट है उसके बीच में टैक्सेस को डिवाइड करना, ठीक है। अब स्टेट में आप लोग जानते हैं पंचायत बना दी गई और म्यूनिसिपैलिटी बना दी गई। तो इतनी सारी पंचायत, इतनी सारी म्यूनिसिपैलिटी को अकेले फाइनेंस कमीशन तो नहीं संभाल सकेगी ना सारा सारा काम। तो क्या कर दिया गया कि इसमें स्टेट लेवल पर ही एक और बॉडी बना दी गई। स्टेट लेवल पे कौन सी बॉडी बना दी गई? स्टेट लेवल पे बना दी गई स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये स्टेट फाइनेंस कमीशन पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में पैसा बांटेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर्टिकल 243 आई में स्टेट फाइनेंस कमीशन आई, और ये स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है, ये कौन बनाएंगे? ये बनाएंगे हमारे गवर्नर, उस स्टेट के गवर्नर। उनको जब जब ऐसा लगेगा, उनको जरूरत होगी, वो बनाई जाएगी पूरी स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो एक पूरे स्टेट को पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन देखेगी, ठीक है ना। समझ गए बात को पूरी? तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो है पंचायत बनाएगी आर्टिकल 243 आई, म्यूनिसिपैलिटी में लिखा है आर्टिकल 243 वाई के तहत, ठीक है। काम क्या है इसका वो आप समझ ही गए हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट इनका काम मैंने आपको समझा दिया, तो ये इनका एक बेसिक फंक्शन है जो आप याद रखेंगे एग्जाम में, जिससे क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ये एमसीक्यू बेस्ड आते हैं इसके ऊपर, तो इसको याद रखना, एमसीक्यू बेस्ड ये पूछा जा सकता है आपसे, कब बनाई है, क्या काम है इसका, कौन से आर्टिकल में। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन बनाता है इसको, ये सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम उसी आर्टिकल की तरफ। हाँ भाई, काम क्या है इसका, यहाँ पे एक बार काम रीड कर लेंगे। मैंने आपको पूरा वैसे समझा ही दिया है।
काम देखेंगे यहाँ पर। क्या करना है, इकोनॉमिक कंडीशन को देखनी है, स्टेप लेने हैं जिससे और बेटर बेहतर किया जा सके। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जो पैसा आता है उसमें फंड्स को, टैक्सेस को बांटने की जिम्मेदारी है, फंड्स को बांटना है। साथ ही साथ फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, कोई भी समस्या होती है तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक क्या है, मध्यस्थीय के रूप में, आर्बिटर के रूप में सॉल्व करना है। सेंट्रल से स्टेट तक जो पैसा आता है उसको और ज्यादा ट्रांसफर करना है। ठीक है। टैक्सेस, टोल, ड्यूटीज, जितना भी सर जो पंचायत यहाँ से पैसा अपना इकट्ठा करती है उन सबको यहाँ पर क्या करना है, उन सबको यहाँ पर जो है बांटना है। ठीक है, डिटरमाइन करना है उस पूरे चीजों को। इसे हम कहते हैं यहाँ पर स्टेट फाइनेंस कमीशन। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन उतने बेहतर तरीके से काम भी नहीं कर पाई है। बहुत सारे ऐसे केसेस रहे हैं जहां पर स्टेट फाइनेंस कमीशन और फाइनेंस कमीशन में दोनों में आपस में प्रॉब्लम्स रही है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि और स्टेट भी यहाँ पर अपनी पूरी अथॉरिटी को लूज नहीं करना चाहती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो केसेस यहाँ पर देखने को मिले हैं। काफी सारी इंटरफेरेंस भी यहाँ पर होती है स्टेट फाइनेंस कमीशन के काम में। तो ऐसा नहीं कि स्टेट फाइनेंस कमीशन बना दी गई तो वो बहुत सही तरीके से चल रही है। इसके पीछे इश्यूज भी काफी सारे हैं। तो वो इश्यूज ही मैं आपको बता रही हूँ कि इनमें जो है वो काफी सारे इश्यूज भी हैं, तो इश्यूज को ही सॉल्व बस करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। ठीक है भाई। तो यही है। बस यहाँ पे बेटर इसको क्या किया जा सकता है कि गवर्नर जो है एक स्टेट के, वो अपना रोल यहाँ पर बड़ा करें और लोकल बॉडीज में और काम करने की कोशिश करें। पंचायत जो है उनको ये पूरी तरीके से आजादी मिलनी चाहिए कि वो टैक्सेस और फीस को कलेक्ट यहाँ पर कर सके। ठीक है भाई। ये था आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसको जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, वो है सरस 3, जो है यहाँ पर रेडियो टेलीस्कोप जो आया है। पहली चीज तो सरस, सरस की पहले तो हमें फुल फॉर्म समझनी पड़ेगी कि सरस की फुल फॉर्म क्या है। सरस की फुल फॉर्म है, यहाँ पर देखेंगे सब लोग, शेप्ड एंटीना मेजरमेंट ऑफ बैकग्राउंड रेडियो स्पेक्ट्रम, जो कि हमारे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, RRI ने यहाँ पर डेवलप किया है, जो कि भारत का पहला टेलीस्कोप रहेगा इस तरीके से। ठीक है। ये जो है, ये भारत का पहला टेलीस्कोप है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे रीच कर रहा है। रेडियो टेलीस्कोप क्या होता है, रेडियो टेलीस्कोप जो होता है ना वो रेडियो वेव्स को कलेक्ट करता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। तो ये ही इसका यहाँ पर काम है। सरस 3 टेलीस्कोप जो कि भारत का पहला वर्ल्ड वाइड कलेक्शन एक टेलीस्कोप रहेगा। और इसका काम यहाँ पे क्या है, रेडियो की जो गैलेक्सीज हैं उनसे सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ये हमें हमारी जो स्टार्स, एक्सरेज, गैलेक्सीज, इनके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में जो है वो योगदान देगा अपना। तो ये है आपका पूरा रेडियो इल्यूमिनस गैलेक्सी। ठीक है। इसको बनाया किसने, RRI ने। व्हाट इज RRI, RRI बैंगलोर में बना हुआ है एक बेसिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि सीवी रमन, रमन के नाम से ही यहाँ पे लगाया गया। सीवी रमन कौन है, सीवी रमन जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है फिजिक्स में। साथ ही साथ सीवी रमन को भारत का सबसे बड़ा जो अवार्ड है, भारत रत्न, वो भी सबसे पहले मिला था। ठीक है। सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी एंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यहाँ पर यह अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है। तो ये जो है वो रेडियो स्पेक्ट्रम को मेजर करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है ना। इसको दोबारा से सही से बनाया गया, जो कि क्या बताएगा हमें कि जितनी भी गैलेक्सीज हैं जो कि 200 मिलियन साल पहले बनी थी, मतलब बिग बैंग थ्योरी के बाद, वो कॉस्मिक डॉन पीरियड, वो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें लाके देगा। क्योंकि ह्यूमंस को ना हमेशा से ना क्यूरियोसिटी, एक जागरूकता रही है कि भाई स्टार्स, गैलेक्सीज ये बने कैसे थे, और जब ये बने थे तो इनका क्या उस समय का स्ट्रक्चर हुआ करता था। तो अगर हमें यूनिवर्स को बेहतर तरीके से समझना है तो हमें ऐसे टेलीस्कोप्स की जरूरत है, जो कि भारत में यहाँ पर बनाया गया है और जो कि कर्नाटका में डिप्लॉय की गई है। डिप्लॉय का मतलब क्या होता है, इसको वहां पर रख दिया गया है, इसका डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। कर्नाटका में एक लेक है, डंडी गानहल्ली लेक। ठीक है, शारावती रिवर्स पर। शारावती रिवर सुना है ना सब लोगों ने। शारावती रिवर वही रिवर है जहां पर हमारे भारत की हाईएस्ट वाटरफॉल बनते हैं, कुंचिकल वाटरफॉल्स, झरने। ठीक है ना। ये वही रिवर है, तो वहां पर बनाया गया। ठीक है ना। किसके साथ मिलकर के, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के इस पूरे को
बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको जरूर पूरा पूरा ऐसे ही पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइट टेक्नोलॉजी। सब लोग जानते हैं फीफा जो है यहाँ पर अभी कतर में ऑर्गेनाइज हुए हैं, सबसे महंगे फीफा जो है वो कप यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जा रही है। तो उसी में एक टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज की जा रही है जिसका नाम है सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइट टेक्नोलॉजी। ये एक फीफा जो है वो यहाँ पर इसको यूज कर रहा है। ठीक है, ये पहले बताओ है क्या चीज। ये क्या होता है, ये एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आप लोग जो है वो बेहतर तरीके से जो रिजल्ट्स हैं वो जान सकते हैं। ठीक है, अभी जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें यही हो रहा है। ठीक है, वो क्या होता है कि जो ऑन फील्ड रहने वाले लोग हैं, फील्ड पे रहने वाले जो खिलाड़ी हैं, उनको यहाँ पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी देंगे जो एक मैच बॉल के अंदर ही एक सेंसर लगा हुआ होगा, जिसके तहत हमें क्या है, कंफर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी में जो एक सेंसर लगा हुआ है जिसमें क्या होगा कि एक वीडियो असिस्टेंट बनेगा वहां पर, जब भी उस बॉल को हिट किया जाएगा उसका डेटा जो है, जो 500 फ्रेम्स पर सेकंड के तहत जो है वो किसके पास पहुंच जाएगा, जो एंटीना है वहां पहुंच जाएगा। और उस पूरे एरिया में करीब 12 हॉक आई कैमरास लगे हुए हैं जो उस बॉल की और प्लेयर को पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो पूरा यहाँ पर जो है वो एक कवर अप किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो ये है सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी जो कि फीफा वर्ल्ड कप में इस बार इस्तेमाल की जा रही है, टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया जा रहा है। देखो इसको पढ़ो, दो पार्ट है इस टेक्नोलॉजी के। एक तो जो भाई एक मैच बॉल के अंदर लगाया जाएगा जिसमें जैसे ही उसके ऊपर हिट होगा, बॉल हिट होगी, 500 फ्रेम्स पर सेकंड के तहत जो है उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ 12 हॉक आई कैमरा है जो कि पूरा कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो बॉल सेंसर और हॉक आई कैमरा, इसी को कहते हैं हम सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी, जिससे फीफा में जितनों भी रिजल्ट आने हैं वो उसी वक्त आ जाएंगे और काफी ज्यादा विश्वसनीय होंगे, और उसी वक्त हमें पता चल जाएगा कि पूरा जो भी पूछा गया है, मतलब जो भी हम चाह रहे हैं, वो यहाँ पर क्या चीज है। ठीक है ना, तो ये एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो पूरा आर्टिकल है फीफा का, फीफा के बारे में इंफॉर्मेशन जानते हैं ना सब लोग। इस बार जो फीफा हो रहा है उसके बारे में सब लोगों को इंफॉर्मेशन लेके जानी है, अपडेट सबको पता होनी चाहिए। जो जो इम्पोर्टेंट अपडेट है मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर डेटा बता देती हूँ। इम्पोर्टेंट ये वाली फुटबॉल का पर्सपेक्टिव है जो कि नवंबर में शुरू हो गया था, और हमारे इंडिया की तरफ से वहां पर किसने रिप्रेजेंट किया था, गए थे वहां पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धानखड़। ठीक है, कहाँ पर, कतर में। ठीक है, शॉर्टेस्ट है, काफी ज्यादा बड़ा नहीं होगा, शॉर्टेस्ट रहेगा ये वाला। फीफा जो है वो फुटबॉल का सबसे बड़ा इवेंट है जो कि सबसे पहली बार 1930 में शुरू हुआ था, और हर 4 सालों में इसको किया जाता रहा है। बस वर्ल्ड वॉर टू के समय इसको रोका गया था। ठीक है, इस बार कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, 32 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरा यहाँ पर पता होना चाहिए। इस फीफा वर्ल्ड कप में काफी सारी कंट्रीज का पार्टिसिपेशन है, काफी सारे ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया है। आपसे पता है कहाँ से सवाल आएगा, आपसे आएगा यहाँ पर कि जो फीफा का जो पूरा वर्ल्ड कप है इसका मैस्कट क्या है। आपको पता है ना, मैस्कट बहुत पूछते हैं ये लोग। इस बार का मैस्कट क्या है, ला ईब। लाइब क्या चीज है, ये एक ऐसा ड्रेस है जो कि अरब लोग पहना करते थे। ठीक है, लाइब, लाइब का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्किल्ड प्लेयर। ठीक है, तो ये उस समय पहना करते थे, तब ये इस तरह से यही से नाम आया है। ठीक है, यहाँ वाला जो ये फीफा है इसमें काफी सारी कंट्रीज हैं, 32 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। और बस आपको ये पता बेसिकली पता होना चाहिए। और लास्ट फीफा किसने जीता था, लास्ट फीफा फ्रांस ने जीता था, 2018 में हुआ था। तो यहाँ पर लास्ट फीफा फ्रांस ने जीता था। और कौन सी कंट्री ने आज तक मैक्सिमम फीफा जीते हैं, वो है ब्राजील। ब्राजील जो है वो पहली बार यहाँ पर जो है मतलब सबसे ज्यादा जो है वो जीती है। ठीक है ना, सो ये आप याद रखेंगे, फीफा वर्ल्ड कप। इस बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन सकता है फीफा से किसी भी प्रकार का।
ठीक है, फीफा की फुल फॉर्म पता है ना सबको, फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है ना, तो ये भी एक याद रखिएगा, 4 सालों में एक बार होता है। तो फीफा के थोड़े से फैक्ट्स बताए हैं मैंने आपको। इन फीफा के फैक्ट्स पे क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो हमसे ये पूछेंगे कि क्या है, क्या इसका वो है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए, नेक्स्ट हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, वो है रिहैब प्रोजेक्ट। रिहैब प्रोजेक्ट नैनीताल में स्टार्ट किया है केवीआईसी। सवाल है केवीआईसी क्या चीज है। केवीआईसी क्या चीज होती है। रिहैब, रिहैब बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ इसको। केवीआईसी है खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मुंबई के अंदर। क्या होता है कि ह्यूमंस की जो क्रॉप होती है, आपको पता है उस पे एलिफेंट्स अटैक करते हैं, तो उसके लिए एक रिहैब प्रोजेक्ट चलाया गया है, जो कि यहाँ पर अभी ऑलरेडी कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा में चल रहा है। नैनीताल, उत्तराखंड में इसको चलाया गया है। रिहैब की फुल फॉर्म क्या होती है। रिहैब की फुल फॉर्म मैं यहाँ नीचे की तरफ लिख रही हूँ, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ लिख रही हूँ मैं। रिहैब की फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक्स यूजिंग हनी बीज। ठीक है, केवीआईसी जो बनाई गई है उसने एक नया प्रोजेक्ट निकाला है यहाँ पर। ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, मतलब जरूरी नहीं है हनी बीज के थ्रू ही किया जा सके। केवीआईसी का हनी मिशन ऑलरेडी जो था उसके तहत इसको बनाया गया। ठीक है, इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या होगा कि बहुत सारे बी बॉक्सेस बनाए जाएंगे। ठीक है, उसमें होगा क्या कि जो एलिफेंट्स होते हैं, आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर का एरिया है, फार्मिंग एरिया होता है, वहां पर काफी सारे एलिफेंट्स होते हैं। तो एलिफेंट्स को जो है वो आते हैं तो क्या होता है कि वो अपनी पूरी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वाइल्ड एलिफेंट्स आते हैं, जंगली होते हैं वो। तो क्या होता है ना, उससे अलग अलग जगह पर, जहां जहां पे हमें पता है कि एलिफेंट्स का वो रास्ता है आने का उस एरिया तक, वहां पे बहुत सारे बी बॉक्सेस लगाए जाएंगे। उससे क्या होगा कि एलिफेंट के कान में जब वो बीस की जो हमिंग वॉइस होती है ना, उनकी वॉइस जब उनके कान में जाएगी, तो क्या होगा, उससे वो अपने आप ही उस जगह को छोड़ देंगे, अपने आप ही उस जगह से साइड हो जाएंगे। तो यही है इसका ऑब्जेक्टिव, कि जितने भी हमें बेसिक ऑब्जेक्टिव है इसका यही है कि हम उनको बचा सके, ताकि इस तरीके की चीजें हो ही ना। ठीक है, पहले ही हम उनको बचा लें यहाँ पर। तो ये है इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर। ठीक है भाई, तो प्रोटेक्शन करना इसके लिए है। ठीक है, स्वीट रिवॉल्यूशन जो होता है, स्वीट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, हनी रिवॉल्यूशन। समझ गए सब लोग, प्रोजेक्ट समझ गए। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं ये, यहाँ पर आप पढ़ेंगे क्या होगा ये, यहाँ पे रीड करेंगे सब लोग थर्ड लाइन से। इस प्रोजेक्ट में बी बॉक्सेस बनाए जाएंगे, जहाँ पे एलिफेंट्स जो है वो ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ आते हैं, और जो हाथी आएंगे, जो उनके आने जाने का रास्ता है, वहां पे मधुमक्खी के बॉक्सेस रहेंगे। इसे मधुमक्खी जो होंगे वो वहां पर हमला करेगी, मतलब आवाज आएगी उनकी, तो उससे क्या होगा, मधुमक्खी का उपयोग करके हम लोग जितने भी हाथी है ना, उनके हमलों को रोका जा सकता है। जैसे मानव और हाथी, उनके बीच में जो इश्यूज होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो भी अपने आप में बच जाएंगे। ये प्रोग्राम काफी पहले से चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये प्रोग्राम अभी ही रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रोग्राम काफी पहले से चल रहा है और काफी आसान है ये। ठीक है, लागत प्रभावी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि हनी प्रोडक्शन भी बढ़ती है, फार्मर की इनकम भी बढ़ती है, और उनकी जो पूरे एरिया में जो क्रॉप पे अटैक होता है, वो क्रॉप पे अटैक भी यहाँ पर अपने आप बच जाता है। क्रॉप पे अटैक होने से भी यहाँ से बचा जा सकता है। तो ये है आपकी यहाँ पर, याद रखिएगा इस पूरी को। ये वाला प्रोजेक्ट इस किसके तहत बनाया गया है, इसको नेशनल हनी मिशन के तहत। नेशनल हनी मिशन, नेशनल हनी मिशन क्या है, जो कि पॉपुलेशन और हनी के लिए था। जितनी भी एपियरीज हैं जहां पर मधुमक्खी पालन किया जाता है, उसके लिए है। ठीक है, केवीआईसी जो है वो यहाँ पर बी बॉक्सेस लगा रहा है, और ये स्वीट रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, स्वीट रिवॉल्यूशन हनी की, हनी से, हनी और बी कीपिंग से। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक। तो ये थे आज आज के हमारे पूरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, मैंने पूरे आधे घंटे में कवर करे हैं, जिससे क्या है कि आपको इजीली हो जाएंगी सारी सारी चीजें समझनी। ठीक है, तो मतलब इससे क्या होता है ना कि सारा कुछ आप इजीली समझ पाते हैं जो जो लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने, हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज। हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज हमारी किसके साथ होती है, ठीक है, किसके साथ होती है वो बताना है, और इस बार कहाँ पे हुई है ये पूछा गया, ठीक है। ये अभी रिसेंटली ही हुई है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया, एक दिन पहले ही ये हुई है, ठीक है। ये 28 नवंबर से जो है पूरी 12 दिसंबर तक होगी, ठीक है। तो अभी रिसेंटली ही हुई है ये वाली। तो ये किसके बीच में होती है, मलेशिया, बिल्कुल ठीक। ये अभी रिसेंटली कहाँ चल रही है, ये मलेशिया के पुलई रीजन में चल रही है, और 2012 से चलती आ रही है। सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इसमें। इसमें हमारी कौन पार्टिसिपेट करती है, हमारी गढ़वाल रेजिमेंट, उत्तराखंड की गढ़वाल रेजिमेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। क्लियर हुआ, इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। मलेशिया की कैपिटल क्या है, मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। मलेशिया आसियान का पार्ट है या नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। आसियान में कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेंट है, 10 कंट्रीज है, ठीक है। 10 कंट्रीज कौन सी है, जरा चैट बॉक्स में एक बार नाम लिख करके बताइए कि कौन सी 10 कंट्रीज यहाँ पर आसियान का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिसेंटली बिल्कुल ही अभी अभी हुआ है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। मुआना लाओ वोल्केनो, ये आपको बताना है। ये रिसेंटली हुआ है, वर्ल्ड का बिगेस्ट वोल्केनो इरप्ट हो गया है। वर्ल्ड के 5 बिगेस्ट वोल्केनो में से एक वोल्केनो है, जो कि हवाई में लोकेटेड है, ठीक है। लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है वर्ल्ड का, और हवाई का सदर्न मोस्ट है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर ये हवाई का सबसे लास्ट साउथ का है ये आइलैंड, ठीक है। ये सबसे बड़ा वोल्केनो, ठीक है। ये हमारे जो वोल्केनो है वो आपको पता है ना कि दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं एक्टिव जो इरप्ट होते रहते हैं, और एक है डोरमेंट जो जिनकी एक्टिविटी इरप्ट नहीं हुई है अभी तक, ठीक है ना। तो वोल्केनोज यहाँ पर हुए हैं। ये जो माउंट लोआना, माउना लाउ वोल्केनो, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होने वाला है। मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर जहरीली गैसेस यहाँ पे निकलेंगी, क्योंकि इसके अंदर का जो मैग्मा है, जो मैग्मा अर्थ पे लावा की फॉर्म में बाहर आएगा, बहुत खतरनाक है। ये पूरा मैग्मा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है मैग्मा के ऊपर, लेकिन ये जो मैग्मा है यहाँ पर वो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है निकल के बाहर आने वाला है, ठीक है ना। इसकी वजह से ये चीज है कि ये वोल्केनो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये हवाई में है, सबसे बड़ा आइलैंड। एग्जाम में क्वेश्चन इस पे बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाएगा, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पे लोकेटेड है, क्या इसकी लोकेशन है, ठीक है। और ये बिल्कुल उसी के पास है, किलुआ, किलुआ वोल्केनो के, जो लास्ट टाइम इरप्ट हुआ था पैसिफिक ओशन में, किलुआ उसी के पास पड़ता है ये वाला, ठीक है। और अब तक के हिसाब से भाई ये वोल्केनो जो है माउंट मोना लाओ वोल्केनो, करीब करीब 33 टाइम्स आज तक इरप्ट हो चुका है, 33 बार, ठीक है। इस पूरे आइलैंड पे पता है क्या मिलती है, इस पूरे आइलैंड पे आपको सबसे ज्यादा बीच मिलेंगे, बीच के रिजॉर्ट्स मिलेंगे, और कॉफी, कॉफी के फार्म्स बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है वोल्केनिक इरप्शन के ऊपर, इससे भी पूछा जा सकता है। कुछ फेमस वोल्केनो के नाम बताइए जरा, वर्ल्ड के कुछ फेमस सुने होंगे आप लोगों ने। माउंट फूजी, फूजियामा कहाँ पर है, जापान का, ठीक है। माउंट किलुआ, माउंट सेंट हेलेना, यूएसए। इंडोनेशिया के बहुत सारे वोल्केनो न्यूज में रहते हैं, कौन से, इंडोनेशिया के कुछ वोल्केनो जो न्यूज में रहते हैं, जैसे कि सिमीरू, माउंट सीनाबंग, ये बहुत न्यूज में रहते हैं। ऐसे ही एक इटली का है, काफी न्यूज में रहता है, माउंट एटना। ये कुछ लिस्ट बना लेना, ये कुछ इंपॉर्टेंट वोल्केनोज हैं जो हमेशा ही न्यूज में रहते हैं, ठीक है। तो ये था आज हमारा पूरा लेक्चर, ठीक है। पूरा लेक्चर आप इस तरीके से कवर करेंगे, पूरी की पूरी जितना भी आपको मैंने यहाँ पे समझाया है, लिखाई है, चीजें बताई है, इन सबको, इन पांचों 6 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी मैं बताती हूँ उनको लाइटली नहीं लेना है, उनको भी लिखना है। और आज के जितने भी क्वेश्चन थे ज्यादातर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आने वाले थे, ठीक है। तो ये पूरा आज के टाइम का एमसीक्यू के बेस्ड पर है।
सब लोग इसको कवर अप करिए, इसे लिखी हुई सारी बातों को अपने नोट्स में ऐड करते रहिए, इसको बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। सारे के सारे जितनी भी चीजें बताएं सब की सब इम्पोर्टेंट है, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो या जो हमसे ना पूछा जाए। तो इन सबको आपको कवर अप करना है। इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अनदर करंट अफेयर्स। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।